आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के डिडक्शन का। इनकम टैक्स डिडक्शन और टीडीएस साथ साथ में देखेंगे। तो इनकम टैक्स एक्चुअली इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिडक्शन, क्योंकि वहीं से हम अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर पाते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाते हैं। तो हम लोग चलिए सेक्शन वाइज देखते हैं। सेक्शन 10 जो हमारा है वो इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंतर्गत आता है। और अब देखेंगे 16 सेक्शन 16 हमारा डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये हमारा फॉर्म 16 सैलरी के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन IAS 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत आता है। 24 की बात करेंगे तो 24 सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। 32 की बात सेक्शन 32 की बात करेंगे। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है हरासमेंट। जो डिप्रिसिएशन किसी भी एसेट में जो डिप्रिसिएशन होता है, गिरावट होती है, वो एक प्रकार से हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। तो वो हम सेक्शन 32 में इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है 40A3 40A अंडर सेक्शन 3 कैश पेमेंट ऑफ डिसअलाउंस। जो आप कैश पेमेंट करते हैं, उस कैश पेमेंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला हमारा है हम बात करें तो मेंटेनेंस 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हम जो अपने अकाउंट्स ITR इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो सेक्शन है 44AA का। दूसरा है जब हम ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट हमेशा सेक्शन 44AB के अंतर्गत होता है। कई सेक्शन होते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा जो सेक्शन ऑडिट होता है वो 44AB के अंतर्गत होता है, जिसे हम ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अगला हमारा होता है 44AD। 44AD का आप जान रही होंगे। 44AD प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। जैसे अगर हमने कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है, कोई भी अकाउंटिंग नहीं की है, टैली नहीं की है, तो हम एक एग्जम्पशन मान के, एक क्राइटेरिया मान के लमसम अमाउंट का हम लोग इनकम शो करते हैं और उसका 6% और 8% ITR फाइल करते हैं। वो ITR जो हम ITR 4 फाइल करते हैं, वो ITR 4 एक्चुअल में हम 44AD में फाइल करते हैं। दूसरा आता है, क्योंकि बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। बिजनेस एक बिजनेस गुड्स का भी होता है और एक प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल जो ITR फाइल किए जाते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस के, वो 44ADA के अंतर्गत फाइल किए जाते हैं। जैसे प्रिजम्पटिव बेसिक आप फ्रॉम प्रोफेशनल इनकम देख सकते हैं, ये 44ADA के अंतर्गत फाइल किया जाता है। और इसका जो इनकम होता है वो हम नेट इनकम, ग्रॉस इनकम का हम 50% हमको इनकम दिखाना कंपलसरी है। 50% के नीचे हम इनकम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये इनकम हो गया। अगली बात करें अगर हम, तो अगर हम उसकी और उसकी बात कर लें, अगर हम 44ADA की बात कर लें, तो 44ADA में जो हमारी चीज़ें होती हैं, ADA हो गया, फिर आते हैं आपका 54 54 54 की बात करें अगर हम, तो 54 में चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आता है आपका 54 हमारा था एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स। जो हमारी कैपिटल से इनकम होती है, उस कैपिटल में जो सेक्शन एग्जम्पशन के पाए जाते हैं, वो आपका 44 के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला हमारा है 80C। 80C बहुत फेमस डिडक्शन है, सबके एक प्रकार से जुबान पे रट गया है 80C। और 80C हमारा जो प्रोवाइड करता है डिडक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ LIC, PF, NSC, ETC, प्राइवेट फंड वगैरह सारी चीज़ें इसी में आती है। तो 80C के अंतर्गत हमको 1,50,000 रुपये का एग्जम्पशन मिलता है पूरे 80C को कवर करके। जैसे 80C हो गया, 80CC हो गया, 80CCD हो गया, यहाँ तक ये तीनों तीनों पार्ट को मिलाकर, ये तीनों पार्ट को मिलाकर हमारा 1,50,000 रुपये का कवर मिलता है, जो एग्जम्पशन हमें मिलता है, जिससे अपने हम इनकम
टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 80D। 80D एक्चुअली मेडिकल इंश्योरेंस होता है, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस जैसे अब अगर इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है या ये लिया हुआ वो लिया हुआ है, तो इंश्योरेंस जो होता है वो 80D के अंतर्गत होता है। ठीक, अब इंश्योरेंस दो तरीके, एक तो इंडिविजुअल होता है, एक होता है पूरी फैमिली का। तो अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो इंडिविजुअल के अंतर्गत आपको 25,000 की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आपने फैमिली को भी उसमें अडॉप्ट किया हुआ है वो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत, तो वो 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो टोटल 80D के अंतर्गत हम लोग 75,000 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 80DD की बात करें, 80DD की बात करें तो डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड ऑफ डिपेंडेंट, मतलब कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और किसी पर डिपेंड है, मतलब वो आप पे डिपेंड है, कोई पर्सन है जो आप पे डिपेंड है किसी रोग के कारण या कुछ बीमारी के कारण, क्या आप पे डिपेंड है, तो ऐसी कंडीशन में आप 80DD में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा होता है 80DDB। 80DD की बात करें कि एक स्पेशल, कहते हैं ना, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, मतलब कोई ऐसा रोग हो गया हो जो उसका ट्रीटमेंट चल, जो स्पेशल, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, ठीक ना, ये सारी चीज़ें क्या स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। तो 80DDB के अंतर्गत ये स्पेशल कैटेगरी आपकी क्लेम होती है, ठीक ना। बात करते हैं 80E की। 80 क्या होता है, डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। हायर एजुकेशन के लिए हमने कहीं लोन लिया हुआ है, जैसे MBA कर रहे हैं और MBBS कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक का जो लोन है, उस लोन का जो इंटरेस्ट जा रहा है, उस इंटरेस्ट को हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है, वो भी 100% छूट मिलती है 80E के अंतर्गत। इंटरेस्ट का 100%, ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उस वो इंटरेस्ट 100% एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स के अंतर्गत। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और आगे हम देखेंगे हम लोग। ठीक, 80DD 80E हो गया हमारा। 80E की बात करेंगे हम लोग। ठीक, 80E के अंतर्गत हम बात करें तो 80 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा ये रिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, इसमें हम लगभग 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी 35 लाख के ऊपर का हाउस लोन होना चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको एग्जाम्पशन क्रिएट कर सकते हैं। 80G की बात करें, 80G की अगर हम लोग बात करें, 80G की अगर बात करें तो 80G हमारा होता है डिडक्शन फॉर द डोनेशन टू क्रिएशन ऑफ फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट, जो भी हो। तो 80G में हम लोग डोनेशन देते हैं और डोनेशन का जो टैक्सेबल पार्ट होता है वो यहाँ पे। अब डोनेशन कई तरीके से होते हैं, डोनेशन क्या होता है, PM फंड केयर होता है, नेशनल फंड केयर होता है, बहुत सारे फंड होते हैं। तो उस कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम्पशन क्राइटेरिया, कभी कभी PM फंड केयर में 100% का एग्जाम्पशन होता है, तो बॉन्ड्स वगैरह में 50% का एग्जाम्पशन होता है। तो ये आपके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका 80GG। 80GG आता है HRA के लिए, रिडक्शन फॉर रेंट पेमेंट। ये आता है HRA के लिए। HRA जो सैलरी एम्प्लाई को मिलता है, जो HRA, अब HRA का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। HRA एक्चुअल में बेसिक सैलरी का 10% मिलता है और वो सिटी के ऊपर डिवाइड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में हैं या अदर देन मेट्रो हैं। अगर मेट्रो सिटी में है तो बेसिक सैलरी का 40% और अदर देन मेट्रो सिटी में है तो बेसिक सैलरी का 10% मिलता है। और ये अधिकतम लिमिट हम 96,000 की क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ये हमारा 80GG का है। बात 80TTA में आते हैं। 80TTA का है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट।
हमारा जो सेविंग अकाउंट है, वो आप देखते होंगे हमारे सेविंग अकाउंट में बैंक हमको हर 3 महीने पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है। जो हमारा पैसा होता है उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो वो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो हमारा क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन उस इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पशन का ले सकते हैं, एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। तो वो हम टीटीए के सेक्शन में एग्जाम्पशन ले सकते हैं। हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, 10,000 का। 139 रिटर्न फॉर्म इनकम 139 जो है, आपने देखा होगा जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं 139 में, सेक्शन 139 में फाइल करते हैं। ठीक, 139 1, 139 4, 139 5, वर्जनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न। ठीक ना। तो ये जो हम एक तरह से जान लो कि जो हम आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो सेक्शन 139 में फाइल करते हैं। बात करते हैं 192 का। 192 सेक्शन है टीडीएस का, और ये सैलरी का पार्ट है, टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक, इस सेक्शन में सैलरी का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगला 194A। 194A में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। तो हम आपको बता दें, पहला पार्ट सैलरी का 192 में। 192 का कोई भी स्पेसिफाई क्राइटेरिया नहीं होती, कोई परसेंट नहीं होता टीडीएस काटने का। वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है कैलकुलेशन करके। 194A की बात करें तो 194A की बात जो हमारा है वो 10% की क्राइटेरिया है। ठीक, जिसमें हमारा ये सिक्योरिटीज डिटेक्ट किए जाते हैं। 194C की बात करें, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो दो तरीके का होता है, 1% और 2% का। 1% और 2% का काटा जाता है। 194H की बात करें, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, वो 5% का होता है। टीडीएस ऑन रेंट काटेंगे तो 10% का होता है। और टीडीएस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस होती है हमारी, वो 10% की। ये चीज़ें हमारा रहा आपके आज का मैथड लॉजी, जो हम टीडीएस के अंतर्गत और इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन, सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्शन ही रूल है और सेक्शन ही सब कुछ है। अगर आपको इनकम टैक्स में सेक्शन नहीं पता, एज ए लॉ, इनकम टैक्स क्या एज ए लॉ है, लॉ में क्या है, सेक्शन है, तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका डिडक्शन रहा, और भी आगे कुछ है डिडक्शन जो अगले पार्ट में हम आपको कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।